हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। और अब हम इस चैप्टर को जो है शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के शुरू में ही आपको बताया गया है कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं एवं लवण क्या होते हैं। ठीक है, तो इन सब की प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए एक छोटा सा नोट्स है हमारे पास। हम स्टार्टिंग यहाँ से, आप जानते हैं, से लेकर अध्ययन करेंगे यहाँ तक नया पढ़ के। पहले अम्ल और क्षारक के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आ जाइए डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं अम्ल क्या होते हैं, अम्ल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी अम्ल की जो बेसिकली हम सब जानते हैं वो होती है कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, अम्लों का स्वाद जो है खट्टा होता है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। लिटमस, अब बच्चे अगर अभी स्टार्टिंग बच्चों को ये नहीं पता, अभी एसिड के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो उनका एक पहला क्वेश्चन तो यही उठेगा कि लिटमस होता क्या है। तो लिटमस एक प्रकार का सूचक होता है। ठीक है, सूचक के बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। और लिटमस सूचक में भी प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक होता है। अगर प्रश्न आ जाए लिटमस किस प्रकार का सूचक है, तो लिटमस एक प्राकृतिक प्रकार का सूचक है। ठीक है, तीसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है। ठीक है, H+ आयन देता है। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, अब जब हम किसी के बारे में बता रहे हैं तो हमारा एक प्रश्न एक और होता है कि इसमें ताकतवर कौन है और कमज़ोर कौन है। तो अम्ल में प्रबल अम्ल देखा जाता है और दुर्बल अम्ल देखा जाता है। ठीक है, कि प्रबल अम्ल जो कि बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, जबकि दुर्बल अम्ल कमज़ोर होते हैं, कम क्रियाशील अम्ल होते हैं। ठीक है, तो प्रबल अम्ल कौन से हैं? हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोसल्फाइड और HNO3। मैं HCl के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि HCl बहुत पॉपुलर एसिड रहता है। HCl जो है बहुत ही खतरनाक एसिड है। HCl हमारे पेट में होता है, जो कि हमारे खाने को जो है पाचित करता है। जब मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा, मतलब जब अगला चैप्टर मैं आपको शायद जनन का पढ़ाऊँगा, जनन, वरना उससे पहले एक शायद चैप्टर है, वो जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें HCl के बारे में आएगा। ठीक है, जो कि आपको जो है उसमें डिटेल में पता चलेगा कि HCl है क्या। लेकिन आपको मैं बता दूं कि HCl यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड है। ठीक है, ये इतना ताकतवर एसिड होता है कि ये जो है लोहे तक को पिघला सकता है, इतना ताकतवर ये एसिड होता है। हमारे पेट में होता है, लेकिन हमारे पेट को नुकसानदायक नहीं होता, हमारे पेट को ये नहीं पचाता, केवल भोजन को पचाता है। यानी ईश्वर ने हमारे पेट को, मतलब हमारा शरीर कितना अनोखा बनाया है, ये सोचने वाला विषय। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो HCl बहुत ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, उसके बाद सांद्र अम्ल और तनु अम्ल के बारे में। सांद्र अम्ल कौन से अम्ल होते हैं? जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक जबकि जल की मात्रा कम होती है। ठीक है, जिस अम्ल में अम्ल ज़्यादा रहेगा और जल कम रहेगा। अम्ल बेसिकली हमें अधिकतर जो है लिक्विड में देखने को मिलते हैं। तो लिक्विड में देखने को मिलते हैं, तो अम्ल के साथ जो है जल भी रहता है। ठीक है, तो इस वजह से जहाँ पर अम्ल ज़्यादा हो और जल कम हो तो उसे कहेंगे हम सांद्र अम्ल, और जहाँ पर अम्ल कम हो और जल ज़्यादा हो तो हम उसे कहेंगे तनु अम्ल। ठीक है, अब क्षारक के बारे में पढ़ते हैं। क्षारक यानी बेस। ठीक है, ये जो है स्वाद में कड़वे होते हैं, प्लस इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, ये चिकने होते हैं। ठीक है, स्पर्श करने में चिकने दिखते हैं, साबुन की तरह। जिस तरह साबुन चिकना होता है ना, वैसे ही ये भी चिकने होते हैं। ये भी ये जो लाल लिटमस पत्र है उसे नीले में बदल देते हैं। आप ये देखिए कि अम्ल ने में क्या हुआ था, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल रहा था, ये लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल रहा है। ठीक है, जलीय विलयन में अम्ल H+ आयन देता था, है ना, जबकि क्षारक जलीय विलयन में OH- OH का आयन
देता है। जैसे अम्ल में हमने प्रबल अम्ल पढ़ा, वैसे ही अब इसमें भी हम प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रबल क्षारक कौन कौन से होते हैं? प्रबल क्षारक है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो आपका साबुन होता है, साबुन का सूत्र क्या होता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है NaOH, ठीक है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये आपके दुर्बल क्षारक और प्रबल क्षारक हो गए। उसके बाद आपका एक आता है क्षार, कि क्षार किसे कहते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो क्षारक यानी कि जो क्षारक जल में घुल जाए उसे क्षार कहते हैं। क्षारक हमारे पास कौन कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर ये आपके H2O में घुल जाते हैं यानी पानी में घुल जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये क्षार भी हैं। क्षारक तो है ही है, उसके साथ क्षार भी हैं ये। तो कौन कौन घुल जाते हैं? तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड घुल जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड घुल जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड घुल जाता है, ठीक है। ये तीनों आपके घुल जाते हैं। आप देखिए साबुन को आप जो मिलाएंगे पानी में, आप ऐसे घोलेंगे तो साबुन जो है उसमें मिल जाता है। तो साबुन क्या है? क्षार है। अब बच्चे कहेंगे सर हम तो देखते हैं कुछ पार्टिकल्स नीचे भी बैठ जाते हैं पानी में। हाँ, तो जो NaOH होगा वो तो घुल जाएगा, NaOH के साथ कुछ और भी पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स बैठ जाएंगे, जबकि NaOH जो है आपका पूरी तरह से घुल जाएगा। उसके बाद चैप्टर के नाम में तीसरा जो टॉपिक था वो था हमारा लवण यानी कि सॉल्ट। अब बच्चे सोच रहे होंगे सॉल्ट यानी नमक, जो हम खाते हैं वो नमक। हाँ, जो आप खाते हो वो भी नमक है, लेकिन इसमें सॉल्ट का मतलब और भी तरह के नमक हैं, ठीक है। हम खाते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। लवण अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से। जब लवण कैसे बनता है? लवण बनता है अम्ल और क्षारक दोनों का जब रिएक्शन होता है। रिएक्शन कैसे होता है आपको मैं दिखाता हूं, देखिए NaCl का दिखाता हूं। तो हमें पहले एक अम्ल लेना है, तो अम्ल हमने हाइड्रोक्लोराइड ले लिया, ठीक है, प्लस अब एक क्षारक लेना है, तो क्षारक में हमने NaOH ले लिया। रिएक्शन करके क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोराइड HCl और NaOH, तो विस्थापित हो जाएगा ये, तो NaCl प्लस H2O यानी कि सोडियम क्लोराइड और जल हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। पोटेशियम के साथ भी इसी तरह का रिएक्शन होगा। तो आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा कि सॉल्ट हमें NaCl कैसे मिलता है। लवण तभी बनेगा जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होगी परस्पर, यानी दोनों में। ऐसा नहीं कि अम्ल हो और क्षारक हो प्लस उसके साथ कुछ और भी हो तब रिएक्शन हो तब मिले, ऐसा नहीं। अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, ठीक है। अब हमारा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो बच्चों का पहला क्वेश्चन था सूचक पर, ठीक है, इंडिकेटर्स। तो सूचक क्या होते हैं? सूचक दिए गए, सूचक क्या होते हैं? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय तथा क्षारक माध्यम में बदल जाता है। समझो, सूचक क्या करते हैं? सूचक ये बताते हैं कि ये अम्ल है या ये क्षारक है। सूचक बताने का काम करते हैं। जैसे कि जो आपके हितैषी होते हैं, जो आपका भला सोचते हैं, वो लोग बताते हैं ना कि ये काम बुरा है और ये काम अच्छा है। वैसे ही सूचक हमें बताता है कि ये अम्ल है और ये क्षारक है। और सूचक बताने के लिए क्या करता है? सूचक बताने के लिए या तो अपना रंग बदल देगा या अपनी गंध बदल देगा। दोनों में से एक काम सूचक करता है। तो रंग और या रंग बदलने या गंध बदलने से हमें पता चलता है कि ये अम्लीय है या क्षारकीय। सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, संश्लेषित या कृत्रिम
सूचक भी कहते हैं। और तीसरा सूचक जो अंतिम सूचक होता है वो होता है गंधीय सूचक। आगे पढ़ते हैं। तो ये हैं सूचक के प्रकार: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। ये पौधों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक सूचक जाहिर सी बात है जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो, और प्रकृति यानी कि पौधे, तो पौधे से प्राप्त हो, इसलिए हम ऐसे सूचक क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक। लिटमस एक उदाहरण है। लिटमस जो है हमारा, लिटमस जो है वो प्राकृतिक सूचक है। लाल पत्ता गोभी आपने देखा होगा, वो भी प्राकृतिक सूचक है। हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है। हाइड्रेंजिया का जो फूल है वो भी प्राकृतिक सूचक है। उसके बाद है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। ये सूचक एक तरह से रासायनिक होते हैं, ठीक है, यानी रासायनिक पदार्थ, यानी कि जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, जो प्रकृति से नहीं मिले, हमने बनाया है। ऐसे सूचक कृत्रिम सूचक कहलाते हैं, जिसके उदाहरण है मैथिल ऑरेंज, फिनाफथेलिन, ठीक है। उसके बाद है गंधीय सूचक। अब ये गंधीय सूचक क्या होते हैं? इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। इसके उदाहरण दिए हुए हैं प्याज, लौंग का तेल। और तीसरा उदाहरण मैं आपको, क्योंकि 3 उदाहरण तो चाहिए ही चाहिए, तो तीसरा उदाहरण आप लिख लो वेनिला, ठीक है। वेनिला जूस आपने पिया होगा ना, तो बस वही वेनिला जूस। अब देखते हैं कि किस तरह से क्या होता है, मतलब क्या, कैसे कैसे रंग बदलते, कैसे कैसे गंध बदलती है। तो प्राकृतिक सूचक सबसे पहले आता है। प्राकृतिक सूचक में लिटमस, जब लिटमस अम्ल के साथ होता है तो लाल हो जाता है, और क्षारक के साथ होता है तो नीला हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, लिटमस क्या करता है, लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र अगर अम्ल में डुबोया जाए तो वो नीला हो जाता है, ठीक है। और नीला लिटमस पत्र अगर क्षारक में डुबोया जाए तो वो लाल हो जाता है। तो वही बात है इसमें भी, ठीक है। उसके बाद लाल पत्ता गोभी का रस की बात की गई है इसमें। अगर लाल पत्ता गोभी का रस अम्ल के साथ अम्ल में डाला जाए तो वो लाल ही रहेगा, और अगर हमने क्षारक के साथ उसकी अभिक्रिया करवाई तो वो सीधा हरा हो जाएगा। हल्दी अम्ल के साथ कुछ नहीं होता, लेकिन क्षारक के साथ होते ही लाल हो जाता है। आपके घर में हल्दी होगा, आप थोड़ा सा हल्दी लेना और साबुन का थोड़ा सा घोल बनाना, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम पानी जैसा साबुन हो, थोड़ा गाढ़ा साबुन का घोल बनाना और थोड़ी थोड़ी बूंद हल्दी पे डालना, ठीक है। आप पाओगे कि हल्दी जो है रेड दिखने लगेगी, लाल दिखने लगेगी। आपने देखा होगा कि जब आपकी पैंटों पर सब्जी वगैरह गिर जाती है और आप उन्हें धोते हो तो उनमें लाल कलर का कुछ दिखता है। आप जब उस पर साबुन लगाते हो, सब्जी जो आपकी पैंट पे गिर गई है, आप उस पर जब साबुन रगड़ोगे तो आपको कुछ लाल लाल जैसा दिखेगा। तो लाल लाल इसलिए दिखता है क्योंकि सब्जी में क्या होता है, हल्दी, और हल्दी अभिक्रिया कर देती है क्षारक से, तो लाल रंग की हो जाती है। और हाइड्रेंजिया का फूल का रस जो है वो अम्ल के साथ तो नीला हो जाता है और क्षारक के साथ गुलाबी, ठीक है। उसके बाद है कृत्रिमिक सूचक का क्या है। कृत्रिमिक सूचक का देखिए, मैथिल ऑरेंज अम्ल के साथ रहता है तो लाल, और क्षारक के साथ सीधा पीला, ठीक है। और फिनाफथलीन जो कि अम्ल के साथ आते ही रंगहीन हो जाता है और क्षारक के साथ जाके गुलाबी हो जाता है। गंधीय का क्या है, गंधीय सूचक में देखते हैं। गंधीय सूचक में प्याज का रस गंधीय सूचक यानी कि गंध देगा, जाहिर सी बात है। जब प्याज का रस अम्ल में डाला जाता है तो तीक्ष्ण गंध यानी बहुत बदबूदार गंध देता है, जबकि क्षारक के साथ क्षारक में डाला जाए तो कुछ नहीं होता। ऐसे ही वेनिला अगर अम्ल में डाला जाए समान गंध रहती है, यानी कि ठीक ठाक गंध रहती है, लेकिन अगर क्षारक में डाला जाए तो कोई गंध नहीं होती। लौंग का तेल अम्ल में डाला जाए समान गंध रहती है, और कोई अगर क्षारक में डाल दे तो कोई गंध नहीं आती। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि किसके साथ क्या क्या हमें देखने को मिलता है परिवर्तन। अब हम पढ़ने वाले अम्ल व क्षारों के गुण, रासायनिक गुण।
धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ और क्षारक के साथ। तो अम्ल प्लस धातु लवण प्लस हाइड्रोजन। अम्ल यानी कि अम्ल, और जब अम्ल का रिएक्शन हम धातु के साथ करेंगे तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। जैसे कि HCl आपका लवण, आपका अम्ल है, और धातु जिंक आपकी धातु है। जब दोनों का हमने रिएक्शन किया तो हमने क्या पाया, हमें मिलता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही अगर हम क्षारक का रिएक्शन करेंगे धातु के साथ तो भी हमें लवण और हाइड्रोजन गैस ही प्राप्त होगी। जैसे कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किया जिंक के साथ तो हमें सोडियम जिंकेट मिला और हाइड्रोजन गैस मिली। समझ आ गया आपको कि क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया से भी हमें वही मिलेगा जो अम्ल के साथ धातु के साथ अभिक्रिया करने पे मिलता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस हमें मिल रही है, अगर हम इस हाइड्रोजन गैस के पास से मोमबत्ती लगा दें, हाइड्रोजन गैस निकल रही है वहीं मोमबत्ती लगा दें तो हमें पप 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 की आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है मोमबत्ती के कारण मोमबत्ती से निकल रही ज्वाला से जो है जलने लगती है और आवाज़ आने लगती है पप पप की। ठीक है, तो इस तरह से आपको हमने जो है बता दिया। आपका एक क्रियाकलाप दिया, क्रियाकलाप 2.1, इसमें आपको कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन सब के नमूने एकत्र कीजिए। लेकिन मैं आपको नमूने एकत्र करने के लिए नहीं कहने वाला, मैं आपको कहने वाला हूँ कि आप इनके सूत्र याद कीजिए। कहने का मतलब ये है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये याद कीजिए। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये याद कीजिए। एसिटिक अम्ल यानी कि CH3OOH एसिटिक अम्ल होता है, ये याद कीजिए। नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, ये याद कीजिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH होता है, ये याद कीजिए। ठीक है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो हमने गंधीय सूचक भी पढ़ लिया। ठीक है, हमने काफ़ी हद तक, काफ़ी आगे तक, और अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ, ये भी हमने पढ़ लिया है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से ये आपके जो है जिंक के टुकड़े हैं जो कि हाइड्रोक्लोराइड विलयन में हमने मिला दिया है। मिलाते ही क्या मिल रहा है हमें, देखिए मिलाते ही जो इसकी गैस है वो गैस बाहर निकल रही है। गैस को हमने ट्यूब के ज़रिए पानी में निकाला और पानी से ऊपर निकाल रहे हैं, और जैसे ये गैस निकल रही है, ये गैस अब किसके रूप में निकल रही है, बुलबुलों के रूप में। बुलबुलों के रूप में निकलते ही, बुलबुलों के रूप में निकल रही है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि यहाँ से गैस निकल रही है। मान लीजिए गैस अब यहीं से निकल जाती तो गैस कहाँ जा रही है, यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि गैस कहाँ जा रही है? लेकिन अब यहाँ पर ये बुलबुलों के रूप में निकल रही है तो हमें पता चल जाएगा जहाँ बुलबुलें हैं वहीं गैस निकल रही है। और बुलबुलें निकलते ही मोमबत्ती जलाइए, मोमबत्ती जैसे ही हाइड्रोजन गैस मोमबत्ती की आग के संपर्क में आता है, तुरंत पप 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 की आवाज़ जो है आने लगती है, फट 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 की ध्वनि आने लगती है। अगर आपको याद होगा, अगर आपको अभिक्रिया याद होगी तो Zn प्लस H2SO4, जिसने क्या बनाया था, ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, तो ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ से निकल रही है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और इसी में जो है आपके बन गया था आपका जिंक सल्फेट। तो इस तरह से ये वर्कशीट लगभग ख़त्म ही हो गई है आपकी, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा आपको ये टॉपिक समझाना चाह रहा था, और मुझे लगा कि ये टॉपिक तो समझाना ज़रूरी ही है, वरना बच्चों को कैसे पता चलेगा। मेरा मोटिव हमेशा ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में आपको पता चल सके। लिटमस विलियन क्या होता है, बैंगनी रंग का एक रंजक होता है जो
थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। आपने 9th में पढ़ा है थैलोफाइटा समूह के बारे में। थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है लीचेन, जो कि लीचेन से निकाला जाता है, और इसका ही उपयोग लिटमस विलियन का ही उपयोग जो है सूचक के रूप में किया जाता है। लिटमस विलियन जो कि ना अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है। ठीक है, ये बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपने लिटमस के बारे में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है। और कल यानी कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं किस टॉपिक पर बचा है अब हमारे पास नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा आपके लिए धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, और इसमें मैं आपको अभी से फ़िलहाल इतना ही बताना चाहूँगा कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट सिर्फ और सिर्फ अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं, क्षारक के साथ वह अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। एंड थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो। सो बाय।